नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 11 की चैप्टर 11 पर हम पहुंच चुके हैं। पार्ट 3 है ये, पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन। अभी हम पार्ट 1 और 2 में काफ़ी सारी स्लाइड्स देख चुके हैं और हम अभी जापान के बारे में पढ़ रहे हैं। मेन जो था थोड़ा सा उनका मेजी के बारे में हम स्टार्ट कर चुके थे। तो 2 और थर्ड और फोर्थ में जापान का खत्म हो जाएगा, उसके बाद चाइना का शुरू करेंगे। आप लोग थोड़ा जल्दी ना करें, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लास्ट चैप्टर, और इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट में दी हुई है जो बिना एक्सप्लेनेशन के समझ में नहीं आएगी, इसलिए मुझे थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेजी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। जो रिफॉर्म्स मेजी गवर्नमेंट ने किए थे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स सबसे पहले आते हैं। इन चीज़ों को देखने के साथ साथ काफ़ी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जापान से जो हमें सीखने के लिए बहुत अच्छी हैं। जापान से क्या हमें सीखना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना। यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टार्ट हो गया था 1870s से अच्छी तरीके से, और ट्यूशन फीस थी, बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत ही मिनिमल थी, बहुत ही कम थी। करिकुलम जो था वो वेस्टर्न आइडियाज पे बेस्ड था, लेकिन जोर किस चीज पर दिया गया था? स्टडी ऑफ जापानीज हिस्ट्री, कि अपना देश पर गर्व कर सकें, इसके लिए जापानीज हिस्ट्री अपनी बुक्स में पढ़ाई जानी चाहिए। तो आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिए, इंडिया की हिस्ट्री कहाँ है। मतलब गोरे लोग आए थे और मुगल लोग ने राज किया, ये सब इंडिया की हिस्ट्री से अलावा और कुछ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं है हम, पता होना चाहिए। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंट्रोल द करिकुलम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलग से डिपार्टमेंट बनाया जो करिकुलम कंट्रोल कर रहा था, डिसाइड करता था, टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करता था क्या पढ़ाना है, और टीचर्स ट्रेनिंग कंडक्ट करता था। टेक्स्ट बुक्स में क्या पढ़ाया जाता था? स्पेशली जो इथिकल वैल्यूज, जो मॉरल वैल्यूज बच्चों को दी जानी चाहिए, वो आज भी अभी भी जापान में दी जाती हैं, कि जब बचपन से ही उन्हें सबसे पहले मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। क्या? रिस्पेक्ट करना है अपने पेरेंट्स की, अपने नेशन के लिए लॉयल रहना है, कंट्री फर्स्ट होनी है, गुड सिटीजन आपको बनना है। हर एक अच्छी बात, मतलब ये सिर्फ बस 1-2 पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें जो बचपन से ही मॉरल वैल्यूज जापान में बच्चों को सिखाई जाती हैं। Japanese had borrowed their written script from the Chinese in the 6th century। ये पैराग्राफ एनसीईआरटी का है, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, क्योंकि ये समझ में तो आने वाला है नहीं क्या लिखा है। जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से जो याद रखने वाला है, इसकी 2 चीज़ें हैं कि लैंग्वेज जो थी वो चाइनीज से जापानीज जो लैंग्वेज थी थोड़ी सी डिफरेंट थी। 2 फोनेटिक अल्फाबेट्स उन्होंने डेवलप किए थे, हिरगना एंड कतकना। हिरगना फेमिनिन कंसिडर किया जाता था क्योंकि इसे ज्यादातर वुमेन राइटर्स यूज करती थी। हैन पीरियड के बारे में हमने पहले सुना था, मुरासाकी जो राइटर थी। It is it is written using a mixture of Chinese characters and phonetics so that the main part of word is written with a character. For instance, जैसे कि going है तो go को जो character है वो Chinese में, और ing जो phonetics में लिखा जाता था। The existence of phonetics syllabary meant that knowledge spread from the elites to the wider society relatively quickly. In the 1880s, it was suggested that Japanese develop a completely phonetic script or adopt a European language. Neither was done. मेन हम लोगों को याद ये ज्यादा रखना, हिरगना कथकना ऐसे ही। राइटिंग जापानीज, अब ये जो है चाइनीज कैरेक्टर्स हैं रेड में, ये वाले। कथकना ब्लू में है, हिरगना ग्रीन में है। ऐसे ही इनमें से हमारे लिए कुछ भी समझना, तो मुझे तो नहीं आ रहा, किसी को जापानीज आती है तो समझ लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, द मीशी गवर्नमेंट। दूसरे रिफॉर्म्स है एडमिनिस्ट्रेटिव। इन्होंने नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। पहले जो, इससे पहले जो था एम्परर से पहले जो शोगुनेट पीरियड था, उसमें उन्होंने क्या डोमेन्स 250 ऑलमोस्ट डोमेन्स डिवाइड कर दिए थे, तो वो बाउंड्रीज को हटाया और जो पुरानी डोमेन बाउंड्रीज विलेज की बाउंड्रीज है उनको हटा के अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को डिवाइड किया, इस आधार पर कि हर एक यूनिट के पास इतना सफिशिएंट रेवेन्यू वो वहां से कलेक्ट कर सके कि उनके लोकल स्कूल्स और हेल्थ फैसिलिटीज हर एक इंसान तक सही तरीके से पहुंच सके। तो ऐसे ही, मतलब जैसे अफ्रीका में कर दिया था ना, सीधी सीधी लाइनों में ऐसे डिवाइड कर दिया अफ्रीका, वो काट काट के खा लो, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं था, अच्छे से डिवाइड किया था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को। सॉरी, एक मिनट। और ये जो यूनिट्स थी, ये सेंटर किस चीज के लिए बनती थी? रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मी। वहीं से
जो बच्चे थे, ऑल यंग मैन ओवर 20 वहीं से सेलेक्ट होके आगे निकलते थे कि 20 साल के बाद आप लोगों को एक टाइम पीरियड अपनी लाइफ का मिलिट्री सर्विस में जरूर देना है। मॉडर्न मिलिट्री फोर्स डेवलप किया था इन लोगों ने। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मेजी गवर्नमेंट के। लीगल सिस्टम गवर्नमेंट ने सेटअप किया जो पॉलिटिकल ग्रुप्स की फॉर्मेशन को रेगुलेट करता था कि जो नए पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने हैं उन पर काबू रखा जा सके। कंट्रोल मीटिंग्स, कहाँ मीटिंग होनी, किस चीज पर होनी है, क्यों होनी है, वगैरह वगैरह सब कुछ, और हर एक चीज पर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाना है। ऑल दीज मेजर्स इनवाइटेड ऑपोजिशन। काफी सारा सोसाइटी की तरफ से कुछ ऑपोजिशंस भी हुए, क्योंकि जो सोशल ग्रुप था जो पहले रहा करता था शगुनट टाइम में, वो पूरा डिसमेंटल हो चुका है, खत्म हो चुका है, और नया एक चीज बन के आ रही है। तो जो जैसे कि सपोज शोगुन्स थे या फिर दैम्यूज थे, उनका अपना स्टेटस खो गया है। अब नए लोग आ रहे हैं, नया सिस्टम आ रहा है, तो काफी लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, उनका रुतबा निकल जाता है या फिर कुछ चीजों पर उनको स्टॉप होना पड़ता है। तो इसलिए कुछ थोड़ा बहुत ऑपोजिशन भी आया इन लोगों की तरफ से। मिलिट्री एंड द ब्यूरोक्रेसी वर अंडर डायरेक्ट कमांड ऑफ द एम्पायर। अब ये जो राजा था ना, इसने ध्यान रखना मिलिट्री को और ब्यूरोक्रेसी को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब डेमोक्रेसी भी आई थोड़ा बहुत, वो ठीक है, लेकिन फिर भी आर्मी को और मिलिट्री को, ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखा कि इन पर जो भी ये करना है वो मेरे बोलने से इनको सब करना होगा। वो पार्टीज जैसे होते हैं ना डिसाइड, वो सब नहीं करेंगे। द आर्मी प्रेस्ड फॉर अ विगरस फॉरेन पॉलिसी टू एक्वायर मोर टेरिटरी। और ये जो आर्मी थी, जो मिलिट्री फोर्स था, इन्होंने कहा कि हमें ज्यादा टेरिटरी एक्वायर करना है। अब हम जापान क्या कभी कॉलोनी नहीं बना, बल्कि इसने अपना बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, बहुत सारी कॉलोनीज बनाई, और ये मेजी रिफॉर्म्स के कारण हुआ था। दिस लेड टू वॉर्स विद चाइना रशिया, इन बोथ ऑफ विच जापान वॉज विक्टर। चाइना और रशिया, आप देखिए जापान आइलैंड कंट्री है, चाइना और रशिया कितना बड़ा है, इसके साथ भी लड़ाई में जापान जीता और उसकी बहुत सारी जमीन को जीत कर अपनी कॉलोनी बना लिया था इस टाइम। अब ये थोड़ा सा छोटा आपको फोन में दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये जो डार्क ब्लू है ना, ये वाला है जापान, ठीक है। यहाँ और ये रशिया का पार्ट आ जाता है, ये वाला जो है ये चाइना का पार्ट आ जाता है। तो ये कब आ रहा है, 1931 1870, इस टाइम पीरियड में ये सारी चीजें जीते। उसके बाद 32 से 37 तक ये लाइट ब्लू वाला कलर है, जो ये वाला चाइना का, इधर से और इधर से भी। अब ये यहाँ पर कोरिया आता है, यहाँ पर ताइवान आता है, और ये जो पार्ट है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे है। बर्मा, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया की बॉर्डर तक पहुंच चुका है। बर्मा है, थाईलैंड है, टोंकिंग है, ये वाला जो इधर का एरिया है, हांगकांग है, साउथ चाइना सी इधर आ जाता है। ये सारा कब आता है, 1940 से 42, 38, 39, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जापान हार जाता है यूएसए से, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो उसे पहले तक, लेकिन ये छोटा सा जापान देखिए, और उसने इतना टेरिटरीज एक्वायर किया था, इतनी सारी कॉलोनीज बना ली थी अपनी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, modernization of economy was an important aspect of Meiji reforms. Funds were raised by living in an agricultural tax. फर्स्ट रेलवे लाइन जो थी वो टोक्यो से योकोहामा 1870 में बनी थी। टोक्यो इनका कैपिटल है, यहाँ पर नीचे प्रोविंस योकोहामा आ जाता है। मशीन्स जो रिक्वायर थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जो जरूरत पड़ती थी जिन मशीनों की, उनको यूरोप से इंपोर्ट किया जाता था, मंगाया जाता था। फॉरेन टेक्नीशियंस, जो यूरोपियन या बाहर के जो टेक्नीशियंस हैं, उन्हें बुलाया जाता था जापान में, यहाँ के जापानीज मतलब लोकल लोगों को ट्रेन करने के लिए कि कैसे काम करना है, जो नया मशीन्स है उनको कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, उन चीजों के लिए। और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए कि वो मतलब इम्पोर्ट करने के बजाय फ्यूचर में वो चीजें खुद सीखें और डेवलप कर सकें। तो जापान फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा था। इवन जापानीज स्टूडेंट्स वर सेंट टू फॉरेन कंट्रीज। 1872 मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस लॉन्च होने लग गए थे। बैंकिंग अपना खुद का उनका बनने लगा था, नए तरीके की जो मॉडर्न बैंक थे यूरोप में, वो 1872 में डेवलप हो गए थे। गवर्नमेंट ने ऐसी कंपनीज को हेल्प किया, लाइक मित्सुबिशी एंड सुमितोमो, उनको सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स दिए ताकि वो बड़ी मेजर शिप बिल्डर्स बन सके। मतलब
अपना जो काम है वो खुद के शिप पे ही रखना है। मतलब जापान इतना स्ट्रांग होना चाहता था कि वो दूसरे पर किसी चीज के लिए डिपेंड ना रह सके और ज्यादा से ज्यादा अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर सके, क्योंकि उन्होंने अपना क्या मोटो बनाया था कि अपना आर्मी को स्ट्रांग बनाना है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना है, स्ट्रांग नेशन होना है हमको। टिल द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, Zaibatsu, big business organization controlled by individual families, dominated the economy. पॉपुलेशन थी वो 35 मिलियन से 55 मिलियन तक इंक्रीज हो चुकी थी। गवर्नमेंट ने इसके लिए फिर माइग्रेशन को इंकरेज किया कि भाई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है, आप बाहर जाकर भी रह सकते हैं। उसके लिए फैसिलिटीज उनको देनी प्रोवाइड की कि आप बाहर जाकर अपनी छोटी छोटी स्कीम से ये कहा कि आप बाहर जाकर पढ़ें, बाहर जाकर बसें रहें। और वो कहाँ कहाँ तक, नॉर्दर्न आइलैंड जो होकाइडू सबसे ऊपर वाला जो आइलैंड था जहाँ पर आइनू लोग, इंडिजिनियस लोग रहते थे, वहां पे। फिर ब्राजील और हवाई जो आइलैंड्स हैं यूएसए के और जापान के बीच में, ब्राजील साउथ इसमें आता है अमेरिका में, और बाकी जो कॉलोनियल एम्पायर जापान के बन गए थे वहां तक कि भाई आप यहाँ पर जाकर बसो, बहुत भीड़ हो गया है यहाँ पे। एज इंडस्ट्रीज डेवलप, पीपल शिफ्टेड टू टाउन्स, टाउन्स भी बड़े बड़े बनने शुरू हुए थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनकी क्या हालत है, नंबर ऑफ वर्कर्स इंडस्ट्रीज में इंक्रीज हो रहे थे, बढ़ रहे थे, 7 लाख से 40 लाख हो चुके थे, और एम्प्लॉयड उनको यूनिट्स में किया जाता था, मतलब पांच पांच ऐसी पांच पांच लोगों की यूनिट्स बना दी जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम थी कि उनको इलेक्ट्रिसिटी और मशीनरी प्रॉपर नहीं मिल रही थी। तो हाफ ऑफ द जो एम्प्लॉयज थी मॉडर्न फैक्ट्रीज में वो विमेन थी। उन्होंने फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक 1886 में की थी इन कंडीशंस के अगेंस्ट। 1930 के बाद से ही मेल वर्कर्स ज्यादा होने शुरू हुए थे फैक्ट्रीज में। अब साइज जो था फैक्ट्रीज का वो भी बढ़ता जा रहा था। पहले 5 ही लगभग फैक्ट्री में काम कर सकते थे, अब 100 लोगों के लिए जगह थी, एम्प्लॉयमेंट बन रहा था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज टिम्बर लेड टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। ये है तनाका शोजू, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। फर्स्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट, इन्होंने कहा कि ये जो इंडस्ट्रीज है ये पॉल्यूशन फैला रही हैं। 1897 में इन्होंने 800 विलेजर्स के साथ लेके प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और ये अच्छी बात है कि जापान में इन लोगों की सुनी भी गई थी कि भाई पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है इन चीजों से, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी लिए कि हम डेवलप हो रहे हैं लेकिन नेचर को नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए इस चीज से। तो उन चीजों को भी उन्होंने ध्यान में रखा। तनाका शोजू, द सेल्फ टॉट सन ऑफ, अब ये जो तनाका शोजू थे फार्मर के बेटे थे, रोज टू बिकम अ मेजर पॉलिटिकल फिगर, बाद में पॉलिटिकल फिगर बन गए थे। पार्टिसिपेट इन्होंने पॉपुलर राइट्स मूवमेंट में 1880s में किया था, जिस के थ्रू उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डिमांड की थी। इलेक्टेड मेंबर थे फर्स्ट डाइट के, डाइट इनकी पार्लियामेंट का नाम है। ये बिलीव करते थे कि ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको सेक्रीफाइस नहीं किया जाना चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए। मतलब आप इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करना चाहते हो तो आम लोगों को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी बलि नहीं दी जानी चाहिए। आशियो माइन वॉज पॉलिटिंग द वाटर raised river ruining 100 square miles of farmland and affecting 1,000 families। अब जिस भूमि पर खाना उगाया जा सकता है उसको पोल्यूट कर रहा था ये। तो कंपनी के थ्रू, कंपनी को गवर्नमेंट ने बोला कि इसके लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लिए जाने चाहिए। और उसके बाद 1904 तक हार्वेस्ट वर नॉर्मल, ये जो फसल थी वे नॉर्मल हो गई थी। Aggressive nationalism. Meiji Constitution had created a parliament called Diet with limited powers। अब उन्होंने पार्लियामेंट तो बनाया लेकिन उसकी पावर्स को भी लिमिटेड ही रखा। डाइट इनकी पार्लियामेंट का नाम है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, मान सकते हैं। डाइट कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, कंट्रीज के नाम दे सकते हैं कि कहाँ की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। ओके, दोज लीडर्स हु रिस्टोर्ड मीजी गवर्नमेंट कंट्रोल पावर, शुरू में जिन्होंने चेंज किया था, मेजी गवर्नमेंट बनाई थी शॉगनेट से, उन्होंने पावर को कंट्रोल कर लिया था। फाउंडेड पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने बना ली, मिनिस्ट्रीज फॉर्म कर ली, लेकिन धीरे धीरे नेशनल यूनिटी
के हाथों उन्होंने अपनी पावर लॉस कर दी। कैबिनेट्स जो नेशनल कैबिनेट बन रहा था उसमें इन्होंने अपनी पावर धीरे धीरे लॉस कर दी और एम्परर ही और जो आर्मी उसके अंडर थी वो सभी सब कुछ देख रहे थे। एम्परर जो कमांडर था आर्मी का, इट वॉज इंटरप्रेटेड दैट आर्मी एंड द नेवी हैड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। 1899 में प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करते हैं कि सिर्फ जो मिलिट्री जनरल्स हैं, एडमायरल्स हैं, वो ही सिर्फ मिनिस्टर्स बन सकते हैं और इस वजह से आर्मी की पावर जो है वो स्ट्रांग होती जा रही थी। अब इसका ऑपोजिशन आना है, लेकिन फिर भी वो ऑपोजिशन अपने आप से ही दब गए। कैसे कि आर्मी को स्ट्रेंथ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जापान जो है ना वो वेस्टर्न पावर्स की कॉलोनी बन चुका होता, लेकिन हमने उसको बचा के रखा है। मिलिट्री पावर हमने जो इतनी अच्छी बनाई है वो इसीलिए है। जापान जो है अभी भी वेस्टर्न पावर्स की दया पर ही जीवित है। तो अगर हम स्ट्रांग रहेंगे आर्मी और इकोनॉमी के थ्रू तो ही हम कॉलोनी बनने से बच पाएंगे। और इसी डर की वजह से लोग जो ऑपोजिशन करना चाहते तो थे, खुश नहीं थे, तो भी वो चुप बैठ गए थे कि हमको कॉलोनी एटलीस्ट तो नहीं बनना है किसी की। और मिलिट्री एक्सपेंशन जो कर रहे थे इसी डर को दिखाकर, जो एम्परर और आर्मी है अपना मिलिट्री एक्सपेंशन भी कर रहे थे, कॉलोनीज भी बना रहे थे और टैक्स भी ले रहे थे ताकि जो आर्मीज है उनको फंड किया जा सके और इकोनॉमी स्ट्रांग हो सके और जो भी वो कॉलोनीज बना रहे हैं उसके लिए उनको फंड मिल सके, काम बढ़ता चला जाए उनका। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट पार्ट में जापान की हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।